आज की इस क्लास में हम 12th क्लास का चैप्टर मनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मुद्रा है वो क्या है और पहले किस तरीके से मुद्रा का यूज हुआ करता था। अब जैसे कि बुक में लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम क्या है? ठीक, बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, आज के टाइम में क्या होता है कि हम मनी का यूज करते हैं, है ना। अब मनी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जितना भी सामान लेना देना या फिर जो भी है लेन देन का काम हम मनी से करते हैं। लेकिन पहले जो है मनी नहीं हुआ करती थी, उस समय में लोग किसका इस्तेमाल करते थे? बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसमें क्या होता था कि अगर किसी इंसान को मान लो गेहूं चाहिए, ठीक है, और उसके पास चावल है, तो उसको ऐसे इंसान को ढूंढना होता था कि जिसको किसकी जरूरत हो, जिसको चावल की जरूरत हो। ठीक है, तो वो एक दूसरे से चीजों को एक्सचेंज करते थे। तो अगर हम सीधे तौर पे कहें तो बार्टर सिस्टम क्या है? ये एक्सचेंज करता है। ठीक है, एक्सचेंज करता है, एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज करना जो है बार्टर सिस्टम कहलाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कोई इंसान दूसरे ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसको सेम चीज की नीड हो, तो वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? मुद्रा का इस्तेमाल किया। और मनी से पहले लोग वस्तु को एक्सचेंज करने से पहले कई जगहों पे कोको बीन्स, जो कोको बीन्स होते हैं, कॉफी के बीन, उसका इस्तेमाल किया करते थे। और उससे भी पहले हाथी के दांत या फिर समुद्र में जो सीप वगैरह पाई जाती है उसका इस्तेमाल किया करते थे। उसको मतलब मनी के तौर पे यूज करते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी? उसमें प्रॉब्लम ऐसी आने लगी कि जो कोको बीन्स है उसको हम लंबे समय तक अगर रखेंगे तो वो सड़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि दूसरा इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें और भी प्रॉब्लम्स आती है बार्टर सिस्टम के अंदर कि मान लो हम भविष्य में अगर चाहें तो चीज को मतलब उधार नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मान लो एक इंसान के पास क्या है, एक बकरी है, ठीक है, और उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए दही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करे, या बकरा है, सॉरी बकरी नहीं, बकरा है और उसको दही चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो दूसरे इंसान से बोलेगा कि आप मेरी बकरी ले लो और मुझे जो है दही दे दो, है ना। हाँ, बकरा ले लो और मुझे जो है दही दे दो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर किसी के पास दही उतनी मात्रा में नहीं है जितना उसको चाहिए, तो ये नहीं कह सकता कि आप बाकी का चीज जो है मेरे से भविष्य में ले लेना। तो मतलब उधार करने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा आती है इसके अंदर। और दूसरी, हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ने कोई सामान है, जैसे हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली में इस चीज को स्टोर करके हम नहीं रख सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इस वजह से हमने क्या करा, मनी के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? वस्तु विनिमय की सीमाएं कौन कौन सी है? वस्तु विनिमय की जो सीमाएं है उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, जिसको क्या कहते हैं? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोहरा सहयोग। हमें ऐसा इंसान भी मिलना चाहिए जो क्या करे, हमारे सामान से अपना सामान बदल ले, और उसके पास वो चीज होनी भी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि हम अपने सामान के बदले में सामने वाले का सामान कितना लेंगे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बकरा और दही बोला, अगर ये एक्सचेंज करेंगे तो बकरा जो है ज्यादा ज्यादा महंगा है और जो दही है उसकी तुलना में कम है ना। तो हम इस चीज का इसके अंदर अभाव है। उसके बाद दूसरा क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ और डिफर्ड पेमेंट्स। हम पेमेंट्स को जो है आगे भविष्य में नहीं कह सकते कि भाई आधा हमसे बाद में ले लेना। जैसे कि मान लो मेरे पास जूता है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है? गेहूं है। मुझे तुम्हारे गेहूं चाहिए लेकिन मेरे पास एक ही जूता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक जूता आप अभी ले लो और बाकी का जूता बाद में ले लेना, क्योंकि एक जूते का तो कोई रोल ही नहीं होगा। उसके बाद मूल्य के संग्रहण की समस्या। ये क्या? मूल्य का संग्रहण मतलब उसको हम लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते, है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम मुझे दही दे दो, तो तुमने बहुत सारी दही दे दी। अब वो दही क्या है? आज ही मेरे पास यूज होगी। अब मैं उसको
2 साल 5 साल के लिए तो नहीं उसको यूज कर सकती मैं, जैसे हम मनी को आज के टाइम पे यूज करते हैं। अब मनी की डेफिनेशन क्या है? मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। मुद्रा क्या होती है? एक ऐसा माध्यम है जिसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया है? जैसे आज के समय में हम सिक्के का इस्तेमाल करते हैं, करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, नोट और चेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है मनी सप्लाई किस तरीके से होती है। मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है। मनी सप्लाई क्या मतलब? एक विशेष समय, एक साल के अंदर क्या है, लोगों के पास जितना पैसा है उन सबको काउंट किया जाता है। तो एक समय में किसी के पास कितना पैसा है ये डिपेंड करता है कि मनी की सप्लाई किस तरीके से होगी। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, केवल जनता के पास मुद्रा को शामिल किया जाता है। जनता शब्द मुद्रा का उपयोग करने वाले क्षेत्र अर्थात व्यक्ति और व्यावसायिक फर्मों को रेखांकित करता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो ये मतलब मनी सप्लाई में हम ये देखते हैं कि एक फर्म के पास कितना पैसा है, ठीक है। अगर फर्म के पास पैसा होगा तभी वो मार्केट में पूरे पैसे को जो है घुमा सकती है, ठीक। अब मुद्रा को मापने के तरीके क्या है इसके अंदर लिखा हुआ है। एक होता है M1। M1 के अंदर क्या है? ये मुद्रा पूर्ति का पहला और आधारभूत माप है जिसमें लेन देन आता है, ठीक है। तो M1 के अंदर लेन देन आता है जिसमें जनता के पास जितने भी सिक्के हैं वो सारी चीजें आएंगी। और दूसरा क्या है इसके अंदर? M1 ही दिया हुआ है ना। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अन्य जमा है। और दूसरी चीज क्या आता है कि जितना भी रिजर्व बैंक के पास पैसा है उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाता है, क्योंकि एक इंसान क्या करता है अपना जितना भी पैसा होता है उसको ले जा करके वो सेविंग के तौर पे बैंक के अंदर जमा कराता है। तो एक देश के अंदर कितना पैसा है वो देखने के लिए हम क्या देखेंगे? एक तो M1 देखेंगे जिसके अंदर जनता के पास जितना पैसा है वो, और दूसरा हम क्या देखेंगे इसके अंदर? हम ये देखेंगे कि RBI के पास कितना पैसा है, ठीक है। अब एक और है M2। M2 के अंदर हम क्या देखते हैं? M2 में क्या होता है? एक तो M1 जनता के पास जितना पैसा है वो, और दूसरा डाकघर के अंदर जितनी भी बचत है उसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। M1 के अंदर जनता का पैसा आता है, ठीक है। M2 के अंदर क्या आता है? एक तो डाकघर, क्योंकि लोग डाकघर के अंदर भी जाते हैं पैसे को जमा कराने, और प्लस में क्या आ जाएगा? जनता के पास जितना पैसा है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले चैप्टर में बस इतना ही था। तो इससे हमें क्या पता चला कि हाँ बस इतना सही है इस चैप्टर में, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। मुद्रा चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसा मीडिएटर का काम करता है जिसको समाज के अंदर एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, सरकार के द्वारा जो एक्सेप्ट हो। और दूसरा, मुद्रा से पहले क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या है कि पहले लोग सामान को एक्सचेंज किया करते थे। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? इसके साथ प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि भाई हमें दूसरा बंदा नहीं मिलेगा जिसके साथ हम चीजों को एक्सचेंज कर सके। हाँ स्टोर नहीं कर सकते हम उसको, मतलब, और हम ये नहीं नाप सकते कि कितनी क्वांटिटी में हम अपना सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। और मुद्रा को मापने के लिए क्या तरीका है? एक तो हो गया M1 जिसके अंदर जनता की करेंसी, RBI में जितना भी जमा पैसा है वो, और दूसरा M2, ठीक है। 12th क्लास में M1 M2 ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ छोटा सा ही था, अभी इसको रिवाइज करना बैठ के, ठीक है। और आप लोगों में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप